आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। यह कंप्यूटर एक परिचय का भाग 2 वाला वीडियो है। कल वाले वीडियो में हमने कुछ हिस्सों को कवर किया था। आज कंप्लीट वीडियो को कवर करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कल हमने क्या क्या चीज़ों को पढ़ा था। तो कल हमने कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के साथ साथ कंप्यूटर सिस्टम के घटक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा तथा सूचना प्राप्ति के अलावा हमने डाटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर की विशेषताओं को पढ़ा था। अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप आखिरी में आई बटन पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले पार्ट पे, जो कि थी कंप्यूटर की सीमाएं। अब बात करेंगे कंप्यूटर की सीमाओं की। तो कंप्यूटर की सीमाएं, जहां कंप्यूटर अपने काम को करता है, जहां पे आपने जाना है कि कंप्यूटर जो है वो किसी भी कार्य को कर सकता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है जिसके अंतर्गत ही रह के वो कार्य कर सकता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बुद्धिहीन का। बुद्धिहीन कंप्यूटर में स्वयं की सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती, वो केवल दिए गए दिशा निर्देशों के अंदर ही कार्य करता है। हम कंप्यूटर को बुद्धिहीन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर अभी ऐसी कोई टेक्निक डेवलप नहीं की गई है जिसके अंतर्गत वो खुद सोच सके और समझ सके। हम जो आदेश देते हैं, जो डाटा देते हैं, उसी डेटा का डाटा विश्लेषण करके वो परिणाम देता है और उसी के अंतर्गत वो कार्य करता है, जो कि कंप्यूटर के सीमाओं के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात करें अगले पार्ट की, जो कि है खर्चीला। कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगे होते हैं और इन्हें समय समय पे आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी करना पड़ता है। इस वजह से हम कंप्यूटर को खर्चीला डिवाइस कहते हैं। इसके पार्ट्स महंगे होते हैं और सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगे होते हैं। पार्ट्स के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी काफ़ी महंगे होते हैं और हमें ज़रूरत पड़ने पर इन्हें समय समय पे बदलना पड़ता है। इस वजह से हम इसे खर्चीला डिवाइस कहते हैं। इसके बाद बात करें अपने अगले हेडिंग की, जो कि है वायरस का खतरा। कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना रहता है जो सूचना और निर्देशों को दूषित या समाप्त कर सकता है। ये वायरस कंप्यूटर भंडारण क्षमता को भी प्रभावित करता है। हालांकि एंटीवायरस से का प्रयोग करके इससे बचा जा सकता है। कंप्यूटर पे वायरस का खतरा इसलिए बना रहता है क्योंकि जो प्रोग्राम होते हैं वो सही काम के साथ साथ गलत काम के लिए भी बनाए जाते हैं। द्वेषपूर्ण प्रोग्राम भी क्रिएट किए जाते हैं, जिसकी वजह से अगर सावधानी न बरती जाए तो आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जिसे हम वायरस कहते हैं। इसलिए हमेशा आपके कंप्यूटर पर वायरस का खतरा बना रहता है। इसलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप हमेशा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। इसके बाद बात करें अगले पॉइंट की, जो कि है विद्युत पर निर्भरता। कंप्यूटर अपने कार्य के लिए विद्युत पर निर्भर रहता है तथा इसके अभाव में कोई भी कार्य संपन्न कर पाने में सक्षम नहीं है। कंप्यूटर को, सिंपल सी बात है, कंप्यूटर को एनर्जी जो है वो विद्युत से मिलती है, तो बिना विद्युत के उसे चलाया नहीं जा सकता और अगर विद्युत नहीं है तो आप उस पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। इसलिए वो विद्युत पर निर्भर होता है। तो ये थी आपकी कंप्यूटर की सीमाएं, जिसके अंतर्गत हमने बुद्धिहीन, खर्चीला, वायरस का खतरा और विद्युत पर निर्भरता हमने जाना। अब बात करें अपने अगले हेडिंग की, जो कि है कंप्यूटर के अनुप्रयोग। कंप्यूटर का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, आइए अब इस पे बात करें। तो कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। वर्तमान समय में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सही बात है, आप सभी को पता है लगभग हर क्षेत्र में अब कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कोई भी क्षेत्र हो। तो आइए एक एक करके उसके उपयोग के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? तो बड़े और विशाल सांख्यिकीय डाटा को सूचना तैयार करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। जनगणना, सांख्यिकीय विश्लेषण, परीक्षा के परिणाम आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े और विशाल सांख्यिकीय डाटा और सूचना जो डाटा तैयार करने में हमारी मदद करते हैं, जिसके अंतर्गत हम जनगणना, सांख्यिकीय विश्लेषण तथा परीक्षा के परिणाम आदि में इसका प्रयोग करते हैं, जो कि डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अब बात करें अपने अगले हेडिंग की, जो कि है सूचनाओं का आदान प्रदान। कंप्यूटर का इस्तेमाल सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए भी किया जाता है। जानिए, भंडारण की विभिन्न पद्धतियों के विकास और कम स्थान घेरने के कारण ये सूचना के आदान प्रदान के बेहतर माध्यम साबित हो रहे हैं। इंटरनेट के विकास से इसे सूचना का राजमार्ग बना दिया है। हम इंटरनेट के इस्तेमाल से आप देख सकते हैं, आपने ऐसा देखा है कि हमें अक्सर सारे सूचनाओं को हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम पहुंचा सकते हैं, मेल करके, एप्लीकेशन के माध्यम से और भी
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम सूचनाओं को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं, जिसका कार्य करना बहुत ही आसान और सरल होता है। इसके बाद बात करें अपने अगले हेडिंग की, जो कि है शिक्षा। कंप्यूटर का उपयोग एजुकेशन क्षेत्र में भी किया जाता है। मल्टीमीडिया के विकास और कंप्यूटर पर आधारित शिक्षा ने इससे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बना दिया। डिजिटल लाइब्रेरी में पुस्तकों की सर्वसुलभता सुनिश्चित की है। आपने देखा है अधिकतर आजकल डिजिटल लाइब्रेरी का ट्रेंड है, जिसके अंतर्गत हम ऑनलाइन लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से किताब को पढ़ सकते हैं। इससे शिक्षा में सबसे ज़्यादा फायदा यह है कि उन क्षेत्रों में जहां लाइब्रेरी की कमी है या लाइब्रेरी बहुत दूर है, वहां पे विद्यार्थी जो है वो ऑनलाइन लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने काम को बेहतर तरीके से संपन्न कर सकते हैं। इसके बाद बात करें अगली हेडिंग की, जो कि है वैज्ञानिक अनुसंधान। विज्ञान के अनेक जटिल रहस्य को सुलझाने के लिए कंप्यूटर की सहायता ली जा रही है। कंप्यूटर में परिस्थितियों का उचित आकलन भी संभव हो पाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में कंप्यूटर रहस्य को सुलझाने और जटिल से जटिल कार्य को करने के लिए वैज्ञानिकों की सहायता करता है। यह वैज्ञानिकों के अनुसंधान में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बात करें अपने अगले हेडिंग की, जो कि है रेलवे और वायुयान आरक्षण। सभी ने देखा है पहले लोग टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाया करते थे, अब हम अपने फ़ोन से ही रेलवे और वायुयान के टिकट को बुक कर लेते हैं, रिजर्वेशन कर लेते हैं। यहाँ लिखा है कंप्यूटर की सहायता से किसी भी स्थान से अन्य स्थान के रेलवे और वायुयान टिकट लिए जा सकते हैं तथा इसमें गलती की संभावना नगण्य होती है। इसके बाद बात करें अपने अगली हेडिंग की, जो कि है बैंक। कंप्यूटर के अनुप्रयोग में बैंक के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है एटीएम, जिसका पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसके इस्तेमाल से तथा ऑनलाइन बैंकिंग, चेक के भुगतान इत्यादि से आप अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल से कंप्यूटर के अनुप्रयोग के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अब आसानी से आप घर बैठे अपने बैंक की सारी जानकारी ले सकते हैं। आप एटीएम के माध्यम से कहीं से भी पैसा निकाल सकते हैं, जो आपके कंप्यूटर के अनुप्रयोग की वजह से ही संभव हो पाया है। आइए अब बात करते हैं आज के एक रोचक तथ्य की। हर क्षेत्र में कंप्यूटर का बृहद प्रयोग होने के कारण इस युग को कंप्यूटर युग कहा जाता है। यह कंप्यूटर युग की संज्ञा दी जाती है तथा कंप्यूटर आधारित सूचना तकनीकी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। अब चलें अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है चिकित्सा। चिकित्सा में कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरीके से है, तो आप यहाँ देखिए, शरीर के अंदर के रोगों का पता लगाने तथा उनका विश्लेषण और निदान के लिए कंप्यूटर का विस्तृत उपयोग किया जा रहा है। एग्जाम्पल है आपका सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे। विभिन्न जांच के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा है कि सिटी स्कैन कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, एक्सरे कराते हैं इत्यादि बहुत सारी ऐसी जांचें हैं जिनको अब कंप्यूटर करता है और रोगों को जल्द से जल्द खोजने की कोशिश करता है, या रोगों को पकड़ पाने की क्षमता, इससे पकड़ने की क्षमता ज़्यादा तेज़ी से हो गई है, इसलिए चिकित्सा में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। या आपसे कोई पूछ दे कि चिकित्सा में किस प्रकार से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे इत्यादि जैसी चीज़ों में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब रक्षा में कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरीके से होता है, तो कंप्यूटर का रक्षा में वायुयान नियंत्रण, मिसाइल, रडार आदि को देखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल डिफेंस क्षेत्र में किया जाता है। अब बात करें अपने अगले हेडिंग की, जो कि है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे है, तो कंप्यूटर के तीव्र गणना क्षमता के कारण यह ग्रह, उपग्रह और अंतरिक्ष की घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह में भी कंप्यूटर का विशेष उपयोग हो रहा है। कृत्रिम उपग्रह को ऑपरेट करने के लिए आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इसकी गणना तीव्र होने के कारण आप अंतरिक्ष की सूक्ष्म घटनाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो ये इस्तेमाल है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर का। इसके बाद बात करें अपने अगले हेडिंग की, जो कि है संचार। संचार में कंप्यूटर का इस्तेमाल, तो आधुनिक संचार व्यवस्था कंप्यूटर के प्रयोग के बिना संभव नहीं है। टेलीफोन और इंटरनेट संचार क्रांति को जन्म दिया। तंतु प्रकाशीय संचरण में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। तो संचार में कंप्यूटर का प्रयोग आधुनिक संरचना व्यवस्था और कंप्यूटर के प्रयोग के बगैर संभव नहीं है। आधुनिक संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तथा टेलीफोन और इंटरनेट, इसी के वजह से संचार में कंप्यूटर का इस्तेमाल संचार में करने की वजह से कंप्यूटर ने इंटरनेट और टेलीफोन संचार क्रांति को जन्म दिया। इसके बाद बात करें अगले हेडिंग की, जो कि उद्योग एवं व्यापार। उद्योग एवं व्यापार में कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरीके से होता है, तो उद्योग में कंप्यूटर का प्रयोग से बेहतर गुणवत्ता वाले वस्तुओं का उत्पाद संभव हो पाया है। व्यापार में कार्यों और स्टॉक का लेखा जोखा भी कंप्यूटर
आसानी से रख सकता है। यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि उद्योग एवं व्यापार से आप उद्योग में चीज़ों को बेहतर तरीके से कंप्यूटर के माध्यम से बना सकते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, और व्यापार में आप अपने व्यापार के लेखा जोखा स्टॉक को आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप अगर कभी स्टडी करें अच्छे से तो कभी आप मॉल में जाते होंगे तो हमेशा देखेंगे कि जब भी किसी सामान को आप परचेस करते हैं तो उसे एक मशीन QR मशीन के तहत स्कैन किया जाता है, जिससे आपके लिए पैसा कंप्यूटर में कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप कभी स्क्रीन की तरफ ध्यान देंगे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि वो स्टॉक को भी मॉनिटर करता है। अगर कोई ऐसी चीज़ आपने परचेज की जिसकी संख्या वहाँ 10 है और जैसे ही वो एक बार स्कैन होगा तो वहाँ उसकी संख्या 9 हो जाएगी। तो यहाँ पे व्यापार में आपका कंप्यूटर का इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें अपने अगली हेडिंग की, जो कि है मनोरंजन। मनोरंजन में बात करें मनोरंजन की तो सिनेमा, टेलीविज़न के कार्यक्रम, वीडियो गेम, कंप्यूटर का उपयोग कर प्रभावी मनोरंजन प्रस्तुत किया जा रहा है। मल्टीमीडिया के प्रयोग से कंप्यूटर मनोरंजन का उत्तम साधन बना हुआ है। ये बहुत ही आसान है इसको समझना। कंप्यूटर मनोरंजन के इस्तेमाल में किस तरीके से प्रयोग लाया जा रहा है। तो आजकल आप देख रहे हैं कि हर चीज़ें हम एंटरटेनमेंट के लिए हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखें टेलीविज़न कार्यक्रम, वीडियो गेम इत्यादि बाकी सारी चीज़ें आपको मोबाइल फ़ोन में ही देखने को मिल जा रही हैं, कंप्यूटर में ही देखने को मिल जा रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा साधन बन गया है मनोरंजन के लिए। इसके बाद बात करें अपने अगली हेडिंग की, जो कि है प्रकाशन। तो प्रकाशन और छपाई में कंप्यूटर का प्रयोग सुविधाजनक तथा आकर्षक बनाता है। रेखाचित्रों और ग्राफ का निर्माण अब सुविधाजनक हो गया है। प्रकाशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल आपने देखा है कि अब जितनी सारी किताबें आती हैं, कभी आपने कार्टून की किताब देखी होगी या फिर अभी जो आप किताब पढ़ते हैं उसमें अलग अलग तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया जाता है, अलग अलग तरीके से डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है, जो कि कंप्यूटर के आने की वजह से ही संभव हो पाया है और वो बेहतर तरीके से अब अपने कार्य को बनाता है। बात करें प्रशासन की तो प्रशासन में पारदर्शिता लाने, सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने तथा विभिन्न प्रशासनिक तंत्रों को बेहतर और तालमेल के लिए ई प्रशासन का उपयोग कंप्यूटर की सहायता से ही संभव हो पाया। अब आप देख सकते हैं कि आप किसी भी जानकारी को गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए किसी भी लाभ को आप आसानी से इंटरनेट पर देख सकते हैं, जो कि कंप्यूटर के वजह से ही संभव हो पाया है। अब बात करें एक और रोचक तथ्य की, जो कि है 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये लगभग सबको पता होगा कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब चलते हैं अपने अगली हेडिंग पे, जो कि है डिजिटल पुस्तकालय। डिजिटल पुस्तकालय पुस्तकों को अंकीय स्वरूप प्रदान कर उन्हें अत्यंत कम स्थान में अधिक समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। इसे इंटरनेट से जोड़ने पर किसी भी स्थान से पुस्तकालय में संग्रहित सूचना प्राप्त किया जा सकता है। जब आप डिजिटल लाइब्रेरी में किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहेंगे तो आप कहीं के भी डिजिटल लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका वहाँ होना जरूरी है, और वहाँ से आप किताब को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और कम स्थान गिरने के साथ साथ लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं। आजकल शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। पर्यावरण, पुस्तकालय, यातायात, पुलिस प्रशासन, मौसम विभाग, संगीत, चित्रकला, ज्योतिषी, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन आदि के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। आखिरी में ये चीज़ आपको बता दी गई है कि लगभग आप देख सकते हैं हर उस जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और कंप्यूटर के इस्तेमाल से चीज़ें सुविधाजनक और आसान हो गई हैं। इसके बाद बात करें हम अपने अगले हेडिंग की, जो कि है कंप्यूटर के अनुप्रयोग के प्रभाव। अब कंप्यूटर का अनुप्रयोग, जब कंप्यूटर का जो उपयोग शुरू हुआ तो हमें क्या प्रभाव देखने को मिला। अगर आप एक बार रिमाइंड करें सारी चीज़ों को तो आपने क्या जाना, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि कंप्यूटर होता क्या है, फिर उसे एक परिभाषित ढंग से आपको बताया गया, फिर एक कंप्यूटर जो होता है तो उसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, कैसे वो कार्य करता है, जिसके अंतर्गत आपने जाना इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसके बाद उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें थी जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, जिसमें चिन्हात्मक डाटा, संख्यात्मक डाटा, फिर डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, चीज़ी चीज़ों को जानने के बाद अब बारी आई कंप्यूटर की विशेषता को जानने की कि किस कारण से हम कंप्यूटर को
पॉपुलर करते हैं या उसके वजह से इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो हमने कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ा। कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ने के बाद जब हमने उसकी विशेषताओं को जान लिया तो फिर हमने आपको बताया कि कंप्यूटर की कुछ सीमाएं भी होती हैं जिसके अंतर्गत रहकर ही वो कार्य कर सकता है। उस सीमाओं को जानने के बाद हमने जाना कंप्यूटर के अनुप्रयोग। जब किसी कंप्यूटर की विशेषता और सीमा हमने जान ली तो हमने आपको ये बताया कि अब कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। इसके बाद जब हमने यह भी जान लिया कि कंप्यूटर का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है तो अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के अनुप्रयोग के प्रभाव। जब हमने कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू कर दिया, इस्तेमाल होने लगा, तो उसका प्रभाव हमें देखने को क्या मिला। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो पहला है समय की बचत। चूँकि कंप्यूटर के कार्य करने की गति अत्यंत तीव्र होती है, अतः मनुष्य द्वारा एक साल में किए जाने वाले पूरे कार्य को कंप्यूटर की सहायता से कुछ मिनटों में किया जा सकता है। तो समय की बचत किस प्रकार से होने लगी तो सबको पता है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि मनुष्य द्वारा एक साल में किए जाने वाले कार्य को, पहले आप ये छोड़ दीजिए कंप्यूटर की गति बहुत तेज होती है, लेकिन यहाँ बता रहा है तुलनात्मक। देखिए हमने बताया ना मनुष्य से तुलना की जा रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि मनुष्य द्वारा किए जाने वाले एक साल के कार्य को लगभग कंप्यूटर की सहायता से कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। यहाँ बात गणना की हो रही है। यहाँ फिर अभी आप सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि अगर हम एक साल के कार्य को कंप्यूटर में ऐड करेंगे, निर्देश देंगे तो उसमें भी तो समय लगेगा। बात उस चीज़ की नहीं है, बात सिर्फ इस चीज़ की है कि जो एक साल में आप गणना करेंगे, जितने सारे गणनाएं, अगर वो गणना कंप्यूटर को करना हो तो कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है, जिससे आपकी समय की बचत होगी। इसके बाद बात करें अगली हेडिंग की, जो कि है त्रुटि रहित कार्य। कंप्यूटर के प्रयोग से कार्य में त्रुटि की संभावना नगण्य रह जाती है। जो त्रुटि होती है वो गलत डाटा या गलत प्रोग्राम का परिणाम होता है, जिसे पहचान कर सही किया जा सकता है। त्रुटि रहित कार्य कंप्यूटर मानवीय दोषों से रहित होता है और वो जो भी कार्य करता है वो मानवियों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पे ही कार्य करता है, इसलिए गलत होने की संभावना नगण्य होती है। अगर उसमें गलतियां होती हैं तो वहाँ मानव द्वारा दिए गए गलत निर्देश या प्रोग्राम की वजह से वो होगा, जिसे पहचान के सही भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार परिणाम गलत हो गया तो आप उसे बदल नहीं सकते, आप पहचान करके उसको गलत को सही कर सकते हैं। एग्जाम्पल कल वाला ही एक बताएं, जैसे था कि 2 गुणे 2 अगर होगा तो वो 4 होगा, लेकिन अगर आपने 2 गुणे 3 पूछ दिया तो वो 6 बताएगा। तो यहाँ ये जो गलतियाँ थी इसको जब आप पहचान लेंगे तो पहचानने के बाद आप उसको सही कर देंगे। 2 गुणे 2 कितना होता है तो वो भी कितना बताएगा, 4 बताएगा। तो ये चीज़ें थी समझने की। इसके बाद बात करें अगले हेडिंग की, जो कि है कार्य की गुणवत्ता। कार्य की गुणवत्ता क्या होती है तो चूंकि कंप्यूटर हर समय समान गुणवत्ता से कार्य करता है, अतः बार बार एक ही कार्य को करने के पश्चात भी उत्पादन और गुणवत्ता पे कोई असर देखने को नहीं मिलता है। इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल में आपको समझाना चाहूँगा। जैसे अगर आपको एक ही काम दे दिया जाए करने के लिए, वो काम आपको बहुत बेहतर तरीके से भी अगर आता होगा, फिर भी अगर आप उस कार्य को बार बार करेंगे तो एक स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी जहाँ पे आपसे गलतियाँ होंगी और उसके क्वालिटी में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जबकि ऐसा कंप्यूटर के अंदर देखने को नहीं मिलता है। वो लगातार किसी कार्य को कितना ही बार करे उसकी क्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो समान गति से अपने कार्य को बेहतर ढंग से करता है। तो ये होता है कार्य की गुणवत्ता। इसके बाद बात करें हम अगली हेडिंग की, जो कि है कागज की बचत। कागज की बचत डाटा संग्रह के इलेक्ट्रॉनिक विधियों के उपयोग से उसकी विशाल भंडारण क्षमता के कारण कंप्यूटर के प्रयोग से कागज की बचत संभव हो पाई है। अब कंप्यूटर के इस्तेमाल से कागज की बचत कैसे संभव हो पाई है तो जब कंप्यूटर का आप इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने लगेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंप्यूटर में ही इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित करेंगे, जिसके लिए आपको उसे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका एकदम छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि आप अपने किसी दोस्त से कॉपी या किताब अगर मांग करके लाते हैं कुछ समय के लिए, तो अगर आप उसे अपने पास रखना चाहेंगे तो आपको उसे फोटोकॉपी कराना होगा ताकि आप उसे अपने पास रख सकें। लेकिन अगर आप उसे स्कैन कर लेंगे तो आपको उसके लिए फोटोकॉपी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लंबे समय तक उसे आप अपने पास रख सकते हैं। तो ये डिजिटल तरीके का इस्तेमाल करने की वजह से आपका कागज़ का क्या हुआ, बचत हुआ। उसी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बाद बात करें अपने अगले पॉइंट की, जो कि है बेरोजगारी। सबसे ज़्यादा अगर असर पड़ा तो वो बेरोजगारी पे पड़ा। कैसे? यह कंप्यूटर के विस्तृत अनुप्रयोग का एक नकारात्मक प्रभाव है। एक कंप्यूटर द्वारा सैकड़ों लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्य को वो अकेले कर सकता है, जिससे लोगों की जीविका पर प्रभाव पड़ता है, परंतु वैकल्पिक व्यवस्था और
समुचित विकास द्वारा इस पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी तरफ कंप्यूटर संबंधित क्षेत्रों में रोजगार का सृजन भी किया जा सकता है। यहाँ बेरोजगारी पे असर की बात ऐसे हो गई कि मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँ कि अगर मान लीजिए एक रोबोट है जो कंप्यूटर द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है और वो 100 लोगों के काम को एक साथ कर सकता है, तो यहाँ पे अगर एक रोबोट को चलाना होगा तो एक ही व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो कार्य कितने लोगों का कर रहा है? 100 लोगों का कर रहा है। तो बाकी जो 100 लोग होंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे ना। अगर हम ऐसे घटा भी दें कि अगर 100 लोगों के कार्य को एक आदमी अगर ऑपरेट कर रहा है फिर भी 99 लोग बेरोजगार होंगे ना। तो अक्सर बड़ी फैक्ट्रियों में जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर लगते थे वहाँ पे लोगों ने रोबोट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे उनके काम तो बेहतर हो गए, लेकिन उनके वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, जो कि कंप्यूटर का एक नकारात्मक साइड भी देखने को मिला। इसके बाद चले अपने अगली हेडिंग पे, जो कि है कंप्यूटर साक्षरता। अब कंप्यूटर साक्षरता, तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीकी का दैनिक जीवन में उपयोग कर पाने में सक्षम होना। एक कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति कंप्यूटर की कार्य क्षमता को जानता है तथा प्रतिदिन उसके कार्यों के लिए उसे निर्देश देने में सक्षम होता है। कंप्यूटर साक्षरता को डिजिटल साक्षरता भी कहा जाता है। यहाँ ये बताया जा रहा है कंप्यूटर साक्षरता क्या है। तो कंप्यूटर साक्षरता का मतलब है कि कंप्यूटर से संबंधित उसके दैनिक जीवन में उपयोग कर पाने में सक्षम होना। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप कंप्यूटर साक्षर हैं तो आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। आप कंप्यूटर के हर पार्ट्स के बारे में, उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आप कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति वही होगा जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता को जानता होगा कि वो कितना कार्य और कैसे कर सकता है, तथा प्रतिदिन के कार्यों के लिए उसे निर्देश देने में सक्षम हो। आपको पता हो कि प्रतिदिन हमें क्या काम करना और कैसे करवाना है, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद बात करें अपने अगली हेडिंग की, जो कि है यूज़र एंड यूज़र। इंड यूज़र क्या है? तो वह व्यक्ति जो प्रायः कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं होता, परंतु दैनिक जीवन में कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीकी तथा प्राप्त सूचना का उपयोग करता है, एंड यूज़र कहलाता है। यहाँ यह मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हर वो व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता होगा वो उसका विशेषज्ञ ही होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसके बारे में जानते हैं, उसका इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसके बारे में खास नॉलेज उनके पास नहीं होती, लेकिन वो उस काम को कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम एंड यूज़र कहेंगे। एक इसका भी छोटा सा एग्जांपल हमारे दिमाग में है जो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, वो ये कि आपने अधिकतर देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा इस्तेमाल करते हुए, उन्हें ये पता नहीं होता है कि अगर उन्हें फ़ोटो खींचना है तो उसका इस्तेमाल करने के लिए कैमरे का इस्तेमाल करें, लेकिन उनको ये पता होता है कि फ़ोटो हम कैसे खींच सकते हैं। तो यहाँ पे हम उस जैसे यूज़र को क्या कहेंगे? एंड यूज़र कहेंगे, जो वो कैमरे के बारे में जान तो नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि फ़ोटो कैसे खींचना है। ठीक वैसे ही अगर हम कंप्यूटर के बारे में बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर चलाने वाला हर व्यक्ति कंप्यूटर का विशेषज्ञ ही होगा, लेकिन वो अपने दैनिक कार्य को जानता है कि कैसे करना है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को हम एंड यूज़र कहेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर तथा उसके एप्लीकेशन एंड यूज़र को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन जो होते हैं वो विशेषज्ञ को देख करके नहीं बनाए जाते हैं, वो एंड यूज़र को ही देख करके बनाए जाते हैं ताकि उनके इस कार्य को करने में आसानी हो। इसके बाद बात करें अपने अगले और आज के आखिरी हेडिंग की, जो कि है डिजिटल डिवाइस। डिजिटल डिवाइस क्या होता है? तो दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर भी विश्व में अधिकांश लोगों तक कंप्यूटर का लाभ नहीं पहुंच पाता है। कंप्यूटर तथा इस संबंधित तकनीक का उपयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर डिजिटल डिवाइस कहलाता है। आपने देखा होगा, ये सवाल हमने क्वेश्चन आंसर सेशन के पहले में भी आया था कि डिजिटल डिवाइस क्या होता है। तो डिजिटल डिवाइस वही है जो दैनिक जीवन में कंप्यूटर, आप सभी को पता है कि लगभग सभी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके देश में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता है या लोगों तक उसका लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। तो इससे संबंधित तकनीकी का उपयोग करने वाले, कंप्यूटर के तकनीकी का उपयोग करने वाले तथा इसके उपयोग से वंचित के बीच का जो अंतर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? डिजिटल डिवाइस कहलाएगा। यहाँ ये भी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 47% लोग इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं, जबकि भारत में केवल 30% लोगों तक ही इंटरनेट पहुँचता है। हालांकि इंटरनेट सेवा का उपयोग करने वाले की संख्या के हिसाब से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भारत में सिर्फ 30% लोग ही, पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो 47% लोग ही इंटरनेट सेवा का उपयोग कर पाते हैं।
पूरे विश्व की जितनी संख्या है उसका 47% लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। और सिर्फ हम भारत की अगर हम बात करें तो भारत में 30% लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। हालांकि 30% होने के बावजूद भी चीन के बाद दूसरा देश आपका भारत है जहां इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं आज की आखिरी रोचक तथ्य की, जो कि है भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में 1956 में स्थापित किया गया था। ये आप याद कर लीजिएगा, ये जानने वाली चीज़ है कि भारत का पहला कंप्यूटर जो था वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में 1956 में स्थापित किया गया था। तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई, जहाँ पे हमने पिछली वीडियो में कुछ आधे पार्ट को समझा और आज हमने आधे पार्ट को समझ करके कंप्यूटर एक परिचय के पूरे पार्ट को कंप्लीट तरीके से जाना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सेशन जो था वो पहले क्वेश्चन आंसर सेशन जो कि पिछले शनिवार को आपके साथ साझा किया गया था, इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अभी आई बटन पे आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ से जा करके आप इस पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इससे आप अपनी जानकारी को और भी मजबूत और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।